इस दौर में अगर आप सब कॉन्टिनेंट के किसी भी इलाके में पैदा हो जाओ तो शायद आप इस पैदाइश को अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझोगे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर ममालिक अभी जो यानी कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया। खैर बांग्लादेश और इंडिया कुछ ना कुछ तो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में आप पैदा हो जाते हो तो आपकी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर जागती है कि काश हम यूरोप में पैदा होते हैं। उसका सबब ये है कि वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल है और वहाँ पर आपको आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, जबकि यहाँ पे इतने मौके आपको नहीं मिलते। अगर बात की जाए आज से 200-300 साल पहले की, तो तब कहानी कुछ अलग थी। तब सब कॉन्टिनेंट बनस्पत बल्कि पूरी दुनिया से ये रीजन अकेला ही इतना कमाता था। साल का रेवेन्यू इसका इतना हुआ करता था कि पूरी दुनिया मिलकर भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती थी। उसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी वो यूरोप में, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम में यानी कि आज के इंग्लैंड में 319 बच्चे 1000 में से मर जाते थे, जबकि यहाँ पर 218 थी। यहाँ पर 1000 में से 218 बच्चे इंतकाल करते थे। रेशो यहाँ का भी कम नहीं था, लेकिन यूरोप के निस्बत ये रेशो फिर भी सही था कि चलो 218 बच्चे तो इंतकाल करेंगे, बाकी के बच्चे तो जिंदा रहेंगे। अगर बात करें इंग्लैंड के बादशाह की, तो युवल नोआ हरारी, जिनका हमेशा मैं जिक्र करता रहता हूँ, उन्होंने सेपियन अपनी एक किताब में लिखा था। कोई किसी इंग्लैंड के बादशाह के बारे में बात कर रहे थे। उनके तकरीबन 14 बच्चे थे, उनमें से 10 बच्चे 5 साल की एज भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। आप खुद सोचो कि बादशाह के बच्चे को जितनी जिंदगी में फैसिलिटीज मिल सकती हैं किसी और बच्चे को मिल सकती है। यानी कि जिस मुल्क के बादशाह के बच्चे जिंदा नहीं रह पा रहे, वहाँ के किसान का या किसी और का बच्चा, उसकी जिंदगी जिंदा रहने की कितने चांसेस बच जाते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि पूरा यूरोप बल्कि पूरी दुनिया मिलकर इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया करती थी जितना अकेला ये सब कॉन्टिनेंट का रीजन रेवेन्यू जनरेट करता था। उसका सबब ये था कि उस वक्त दुनिया चलती थी एग्रीकल्चर पे। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर उगती थी, ज़्यादा फसलें यहाँ पे उगती थी। यहाँ के लोग 2 वक्त की पेट भर के खाना खाते थे और कोई भी प्रॉब्लम इस किस्म की नहीं थी, जबकि यूरोप में लोग भूखे मरते थे। लाइफ की एक्सपेक्टेशन वहाँ पर कम थी, लोग ज़्यादातर जवानी में ही मर जाते थे। जबकि यहाँ पर कुछ बेहतर थी चीज़ें, लेकिन उसके बाद जो यूरोप के कंट्रीज से वहाँ पर खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने ही रीजन से वो आगे निकलना शुरू हुए और जंगें की, आपस में की, और उसके बाद यहाँ पर आए अपने जदीद हथियार लेकर। जब वो 10,000 गोरा यहाँ पर आया तो लाखों पर करोड़ों पर वो भारी पड़ने लगा और उस दिन से कहानी कुछ बदलने लगी। अभी मसलन आप एक किसान की बात कर लो जो सब कॉन्टिनेंट के किसी रीजन में पैदा हुआ है। वो पूरा साल मेहनत करता है और पूरा साल मेहनत करने के बाद वो जो फसल उसकी उगती है उसमें से वो जितना भी खर्चा उसने किया है वो निकाल कर और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने के बाद अगर उसके पास 5-6 लाख बच जाते हैं तो वो कोई ना कोई कार मिसाल के तौर पर खरीदना चाहता है। वही कार यूरोप की किसी कंपनी में बनी होगी और वो कंपनी ने उस कार को एक दिन में बनाया होगा। यानी कि यहाँ पर एक बंदे की पूरे साल की मेहनत पर वहाँ की एक दिन की जो मेहनत है वो भारी पड़ रही है। यानी कि ये दौर जो है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस नहीं करोगे तो आपका इन फ्यूचर नामो निशान मिट सकता है। युवल नोआ हरारी अपनी इस किताब में लिखते हैं कि बल्कि यूएनओ ने भी एक रिपोर्ट में शाया किया था कि ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को होगा। बल्कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान को तो नाम इससे अब पीछे ही आने लगा है। एक वक्त था कि पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्री थी। अब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक हमें पीछे धकेल गई है कि अब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिने जाने लगे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्री भी सर्वाइव हो सकता है, नहीं कर सकते। उसका मिसाल एक मैं आपको ये दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस वक्त बांग्लादेश का जो ढाका उसका जो कैपिटल है उसकी बात कर लें तो वहाँ पर बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है टेक्सटाइल से।
वहाँ पर बाहर के कंट्रीज में उनका कपड़ा जाता है और महंगे दामों पर वो बिकता है। लेकिन मिसाल के तौर पे आगे चलकर 3D प्रिंटर्स जो आ गए हैं, वो शर्ट्स को प्रिंट करें और उनके प्रिंट जो है वो आम लोगों के मुकाबले में, जो आम लोग प्रिंट देते हैं उससे उसका डिज़ाइन बेहतर होगा। तो अभी जो बांग्लादेश से शर्ट यूरोप में जाती हैं या कपड़े यूरोप में जाते हैं, वो आगे चलकर यहाँ के कपड़े वहाँ पर नहीं बिकेंगे। उसका सबब ये होगा कि वो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो उन प्रिंटर्स को अपने घर में ही खरीद लेंगे। टेक्नोलॉजी जब बनती है तब वो टेक्नोलॉजी महंगी होती है, लेकिन जब जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती है तो वो टेक्नोलॉजी सस्ती बनना शुरू हो जाती है। आपके पास कई मिसालें होंगी ऐसी जो चीज़ें बहुत महंगी हुआ करती थी, अब उनको चाइना ने जब से उन चीज़ों को मार्केट किया है तब से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं। तो ऐसे ही वो 3D प्रिंटर्स जब सस्ते हो जाएंगे तो हर बंदा उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ढाका अपना रेवेन्यू जनरेट करता था अब वो जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूरोपियन जो है अगर उनको कोई शर्ट ख़राब मिली है तो वो ढाका को शिकायत लगाते लगाते उनको टाइम लग जाएगा और वो शर्ट वहाँ जाएगी फिर वहाँ से वापस आएगी, तो इसमें बहुत मसला हो जाता है। जबकि ये काम जब वो खुद बैठ कर करेंगे, जब वो अपने प्रिंटर खुद लेंगे तो ये मसले उनके सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो ऐसे तरक्की के दौर में हमें तरक्की के दौर में स्पीड पकड़ने के लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें साइंटिफिक माइंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर इंजीनियर्स, उनको अपने प्रोफेशन में कोई जॉब ही नहीं मिलती। अभी ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियर्स जो हैं वो टीचिंग में आकर टीचर बन जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल टीचर्स तो हमारे पास अपॉइंट ही नहीं होते हैं। प्रोफेशनल डिग्री के बगैर टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है और कोई स्पेसिफिक जो टेस्ट जो टीचर के मयार के मुताबिक हो वो हम देते ही नहीं है। और ऐसी जॉब्स पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मुल्क तरक्की कभी नहीं करेगा। हमें इंजीनियर्स को उनकी फील्ड में मौके देने पड़ेंगे ताकि वो वहाँ जाएं और ये मुल्क तरक्की करे। अगर इस दौर में भी हमने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो वक्त करीब है जब हम दुनिया से अपना नामो निशान मिटते हुए अपनी आंखों से देखेंगे।